तो नमस्कार दोस्तों, वापस से आ गए हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को आईसीआई मटेरियल का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में पारस जिनका एज है 55 ईयर्स, उनको 3 इनकम हुआ है। एक इनकम हुआ है जो कि उनको नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है 2,88,000 का। दूसरा इनकम 30,000 का हुआ है इंटरेस्ट ऑन एफडी, और तीसरा इनकम 3,000 का हुआ है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। आपको बताना है कि इज पारस रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। और क्वेश्चन का दूसरा पार्ट में कह रहा है कि आपका आंसर क्या होगा अगर वो 3 लाख का फॉरेन ट्रैवल में खर्चा कर देता है। अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कब इट इज़ मैंडेटरी टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। कब ज़रूरी होता है? जब हमारा ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर एग्जाम्शन ऑफ कैपिटल गेन एंड बिफोर 10AA 2.5 लाख क्रॉस कर रहा हो, उस समय हम लोगों को कंपलसरीली रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ता है। कब कंपलसरीली रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ता है? जब हम लोगों का जीटीआई यानी ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर 10AA एंड बिफोर कैपिटल गेन एग्जाम्शन 2.5 लाख क्रॉस करे, उस केस में हम लोगों को मैंडेटरीली रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ता है। इस केस में क्या हुआ है? इस केस में हम लोग निकालेंगे कि इसका ग्रॉस टोटल इनकम कितना है। तो 3 इनकम कमाया था, एक 2,88,000 का, एक 30,000 का, एक 3,000 का। तो 2,88,000 इसने कमाया था नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट से, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अज्यूमिंग दैट मिस्टर पारस हैज़ बीन परमिटेड बाय आरबीआई टू मेंटेन द अफोर्सेड अकाउंट। हम लोग इंटरेस्ट अर्नड फ्रॉम नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट को एग्जाम्प्ट मानते हैं। अज्यूमिंग कि मिस्टर पारस ने आरबीआई से परमिशन ले लिया है इस तरह के अकाउंट को मेंटेन करने का, तो इसलिए यहाँ पर इसके लिए नील हो गया इनकम। और जब एफडी से कमाए थे 30,000 का और सेविंग बैंक डिपॉजिट से कमाए थे 3,000 का, तो ग्रॉस टोटल इनकम आता है 33,000। इसमें 80TTA का डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि 10,000 तक का टीटीए के अंतर्गत डिडक्शन मिलता है, तो 3,000 का डिडक्शन मिल गया, तो टोटल इनकम निकल के आता है 30,000। अब सिंस ग्रॉस टोटल इनकम इसका 2.5 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। लेकिन अगर जो इंटरेस्ट वो कमाया था नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट को, अगर हम लोग ये एज्यूम कर ले कि आरबीआई ने परमिट नहीं किया है वैसा अकाउंट मेंटेन करने के लिए, तो उस केस में इसका इनकम चेंज हो जाएगा। इसका इनकम हो जाएगा 2,88,000 प्लस 30,000 प्लस 3,000, 3,21,000। तो उस केस में ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख क्रॉस कर जाएगा, तो उस केस में इसको फाइल करना मैंडेटरी रहेगा रिटर्न ऑफ इनकम। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कह रहा था कि अगर पारस 3 लाख का खर्चा करता है एज ट्रैवल एक्सपेंडिचर टू यूएस, यानी कि फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर करता है 3 लाख, तो इस केस में क्या इसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना ज़रूरी होगा? तो हाँ, अगर फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर वो किसी के लिए भी खर्चा करता है, खुद के लिए या स्पाउस के लिए या किसी और के लिए, और वो खर्चा 2 लाख क्रॉस करता है, तो उस केस में मैंडेटरीली रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ता है। तो इन द सेम वे मिस्टर पारस को भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने फॉरेन एक्सपेंडिचर के लिए खुद के लिए या सेल्फ या स्पाउस के लिए खर्चा कर दिया है 2 लाख से ज़्यादा, 3 लाख खर्चा कर दिया है, इसलिए यहाँ पर इनको मैंडेटरीली रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या था? इस क्वेश्चन में स्पेशल ये था कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में ये इंटरेस्ट अर्न किया था, तो ये अगर ये इंटरेस्ट को हम लोग ये एज्यूम कर ले कि आरबीआई के थ्रू परमिटेड है, तब ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और उस केस में जीटीआई 2.5 लाख से कम आ जाएगा। 2.5 लाख से कम आएगा तो ये रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट को हम लोग ये मान ले कि आरबीआई के थ्रू परमिटेड नहीं है, तो उस केस में टैक्सेबल हो जाएगा। तो 2,88,000 अगर टैक्सेबल हो जाएगा, तो उस केस में ये 2.5 लाख क्रॉस कर जाएगा जीटीआई। अगर जीटीआई 2.5 लाख क्रॉस कर जाएगा, तो इसको मैंडेटरीली रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। अगला स्पेशल बात ये था कि इसने 3 लाख खर्चा कर दिया है फॉरेन ट्रैवल में। अगर कोई भी आदमी फॉरेन ट्रैवल में 2 लाख से ज़्यादा खर्चा करता है, वो खुद के लिए भी कर सकता है, दूसरे के लिए भी कर सकता है। अगर खर्चा किया 2 लाख से ज़्यादा, उस केस में मैंडेटरीली फाइल करना पड़ता है हम लोगों को। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद ब्रीफ रीजन वेदर द रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी रिवाइज अंडर सेक्शन 139(5). पहला है बिलेटेड रिटर्न, दूसरा है रिटर्न ऑलरेडी रिवाइज, तीसरा है रिटर्न ऑफ लॉस। तो कह रहा है कि तीनों केस को क्या हम लोग फिर से रिवाइज कर सकते हैं? तो हाँ, रिवाइज कर सकते हैं। हम लोग बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा केस जो रिवाइज रिटर्न है उसको फिर से क्या रिवाइज कर सकते हैं? हाँ, फिर से रिवाइज कर सकते हैं। और रिटर्न ऑफ लॉस जो है उसको क्या फिर से रिवाइज कर सकते हैं? हाँ, रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन तीनों केस में टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट सेम है। टाइम लिमिट है लास्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर और completion of assessment by assessing officer whichever is earlier. Last day of assessment year और assessment completed by assessing officer whichever is earlier. तो इसी टाइम लिमिट पे आप बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं, जो रिवाइज रिटर्न है उसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं, रिटर्न ऑफ लॉस को भी रिवाइज कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सवाल में कहता है कि मिसेस हेतल जो कि एक ब्यूटी पार्लर का बिजनेस करती है, उसका अकाउंट्स ऑडिट होता है और उसकी टोटल इनकम है 3,35,000
और वो चाहती है कि वो अपने रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करे थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेरर। क्या वो ऐसा कर सकती है? फिर से पढ़ते हैं। मिसेस हेतल जो कि एक ब्यूटी पार्लर की बिजनेस करती है और उसका अकाउंट्स ऑडिट होता है, इसका टोटल इनकम आया है 3,35,000 का। ये चाहती है कि ये रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करे थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेरर। क्या ये ऐसा कर सकती है? तो सोल्यूशन है कि टैक्स रिटर्न प्रिपेरर्स उन लोगों का रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश नहीं कर सकता है जिनका अकाउंट्स ऑडिट होता है। सो आंसर क्या है? सेक्शन 139B provides a scheme for submission of return of income for any assessment year through tax return preparer. However, it is not applicable. It is not applicable to the person whose books of accounts are required to be audited under section 44AB. तो जिसका भी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होता है उस केस में रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश नहीं कर सकता है टीआरपी, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स। एक और केस है कि टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स रिवाइज्ड रिटर्न याद रखिए, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स रिवाइज्ड रिटर्न भी तभी फाइल कर सकता है जब वो ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया हो। इस बात को भी याद रखिएगा। इस सवाल में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं अलॉन्ग विथ रीजंस। तो अब पहला आइटम है कि रिटर्न ऑफ इनकम एलएलपी का वेरीफाई कर सकता है कोई भी पार्टनर। क्या ये सही बात है? तो ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि रिटर्न ऑफ इनकम एलएलपी का एक डेजिग्नेटेड पार्टनर वेरीफाई करता है, कोई भी पार्टनर नहीं, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर। लेकिन कोई दूसरा पार्टनर अदर देन डेजिग्नेटेड पार्टनर तभी कर सकता है वेरीफाई जब डेजिग्नेटेड पार्टनर वेरीफाई नहीं कर पा रहा है रिटर्न फॉर एनी अनअवॉइडेबल रीज़न, या फिर कोई वहाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर ही नहीं है। तो रिटर्न ऑफ इनकम एलएलपी का कौन वेरीफाई करता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर, कोई भी पार्टनर नहीं, डेजिग्नेटेड पार्टनर। लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर के अलावा कोई अदर पार्टनर कर सकता है अगर 2 केस फुलफिल हो रहा हो। पहला केस कि अनअवॉइडेबल रीज़न की वजह से डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं कर पा रहा है, और दूसरा कि वहाँ पर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर है ही नहीं। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि मिस्टर ए जिनका टोटल टर्नओवर 160 लाख है, उनके लिए फाइलिंग रिटर्न का टाइम लिमिट है 30 सितंबर। क्या कहता है कि मिस्टर ए जिनका टोटल टर्नओवर है 160 लाख, ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस केस में बोल रहा है कि टाइम लिमिट फाइलिंग रिटर्न का 30 सितंबर होगा। तो इस स्टेटमेंट से भी हम लोग डिसएग्री करेंगे। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए जिनका टोटल टर्नओवर 160 लाख है, ये पीटीएस में जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। पीटीएस का मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44 AD। तो अगर पीटीएस में जाएंगे तो इनका अकाउंट्स ऑडिट नहीं होगा, अगर पीटीएस में नहीं जाएंगे तो इनका अकाउंट्स ऑडिट होगा, और अगर अकाउंट्स ऑडिट होगा उस केस में टाइम लिमिट हो जाता है 30 सितंबर। लेकिन अगर अकाउंट्स ऑडिट नहीं होता है तो उस केस में ड्यू डेट हो जाता है 31 जुलाई। यहाँ पर कह रहा था कि 160 लाख का टोटल टर्नओवर है, तो यहाँ पर 2 आंसर हम लोग को लिखना पड़ेगा। इन केस कि मिस्टर ए ऑप्ट कर रहा है पीटीएस के लिए, और इन केस मिस्टर ए ऑप्ट नहीं कर रहा है पीटीएस के लिए। अगर ऑप्ट करेगा पीटीएस के लिए तो उस केस में टाइम लिमिट होगा 31 जुलाई, और ऑप्ट नहीं करेगा तो उस केस में टाइम लिमिट होगा 30 सितंबर। ये टाइम लिमिट क्या था? टाइम लिमिट का प्रोविजन देखें तो कैप के केस में 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, और अदर केस में 31 जुलाई ही ड्यू डेट होता है। तो सी फॉर कंपनी, ए फॉर एसएससी जिसका अकाउंट्स ऑडिट होता हो, और पी फॉर वर्किंग पार्टनर। तो कैप के केस में यानी कंपनी के केस में एसएससी जिसका अकाउंट्स ऑडिट हो रहा है उसके केस में, वर्किंग पार्टनर के केस में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न कितना होता है? 30 सितंबर। लेकिन अदर केस में 31 जुलाई ड्यू डेट है। कैप के केस में 30 सितंबर, अदर केस में 31 जुलाई। कैप मतलब कंपनी, एसएससी जिसका अकाउंट्स ऑडिट हो रहा हो, वर्किंग पार्टनर। और एक एडिशनल है कि अगर एसएससी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है या फिर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है तो उस केस में 30 नवंबर ड्यू डेट होता है। एसएससी जिसका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है या फिर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है तो उस केस में 30 नवंबर हो जाता है ड्यू डेट। तो सवाल में देखें तो सवाल में 2 केस था। पहला केस जब वो पीटीएस को ऑप्ट कर ले, दूसरा केस जब पीटीएस को ऑप्ट ना करे। पीटीएस का मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। तो अगर पीटीएस को ऑप्ट नहीं करता है तो उसको नॉर्मल प्रोविजन के अंदर जाना पड़ेगा, अकाउंट्स ऑडिट कराना पड़ेगा, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा उसका इनकम है। तो उस केस में अकाउंट्स ऑडिट हो रहा है तो 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर ड्यू डेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो पीटीएस के अंदर जाता है, पीटीएस को ऑप्ट करता है, उस केस में इसको अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा, तो वो अदर केस के अंदर 31 जुलाई उसका आ जाएगा ड्यू डेट। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मिस्टर विनीत ने अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया है 12/9/2020 को, जिसमें कि उसका सैलरी का इनकम था, एचपी का इनकम था और बैंक इंटरेस्ट का इनकम था। बाद में 21/1/2021 को ये रियलाइज़ किया कि डिडक्शन अंडर 80TTA, तो ये क्लेम ही नहीं कर पाया है, क्योंकि ये तो बैंक इंटरेस्ट कमाया था, लेकिन बैंक इंटरेस्ट पे डिडक्शन इसको 80TTA मिल सकता था, लेकिन इसने क्लेम नहीं किया था। ये अभी रियलाइज़ कर रहा है, तो अभी सोच रहा है कि क्या ये अपना रिटर्न ऑफ इनकम को रिवाइज कर सकता है, यही आपको बताना है। और क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कहता है कि क्या आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा अगर यही ओमिशन ये डिस्कवर करता है 21/4/2021 को। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लोगों को मालूम था कि हम लोग
अपना रिटर्न ऑफ इनकम को रिवाइज कर सकते हैं विद इन द टाइम लिमिट, लास्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट बाय असेसिंग ऑफिसर विच एवर इज अर्लियर। ये टाइम लिमिट के अंदर अगर हम लोग रिटर्न ऑफ इनकम को रिवाइज करें तो रिवाइज हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। सबसे पहले तो इसका जो इनकम था वो सैलरी के अंदर आ रहा था, अदर सोर्सेज के अंदर आ रहा था और एचपी के अंदर आ रहा था। इसका मतलब कि हिज अकाउंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, बिजनेस प्रोफेशन के अंदर तो आ नहीं रहा था, तो इस वजह से ये इसका अकाउंट ऑडिट होगा नहीं। तो इसके लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न कितना आएगा, 31 जुलाई, क्योंकि जो कैप पहनता था उसके लिए ही 30 सितंबर था। कंपनी एसएससी जिसका अकाउंट्स ऑडिट हो रहा है वर्किंग पार्टनर के लिए, लेकिन यहाँ पर तो ये तीनों नहीं है, कैप ही नहीं है, तो इस केस में इसका 31 जुलाई को ड्यू डेट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखें कि ये जो रिटर्न फाइल किया है वो किया है 12/9/2020 को, 31 जुलाई के बाद। इसका मतलब कि ये पहले से ही बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है। तो क्या बिलेटेड रिटर्न रिवाइज हो सकता है? हाँ, हम लोग तो पढ़े थे कि बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज हो सकता है। टाइम लिमिट क्या था? टाइम लिमिट वही था, लास्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट बाय असेसिंग ऑफिसर विच एवर इज अर्लियर। तो इस केस में अभी बिलेटेड रिटर्न रिवाइज हो सकता है। तो कब तक हो सकता है? 31/3/2021 तक हो सकता है। क्यों? क्योंकि यही है लास्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर। तो 31/3/2021 जो कि लास्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर है, उसके बाद हम लोग बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग रिवाइज़ कब कर रहे थे? रिवाइज़ कर रहे थे हम लोग 21/1/2021 को, तो उस समय हम लोग रिवाइज़ कर सकते थे। लेकिन जो दूसरा पार्ट कह रहा था कि 21/4/2021 को हम लोग करेंगे, तो 21/4/21 तो 31/3/2021 के बाद आता है, तो इस केस में हम लोग रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। इस सवाल को देखें तो इस सवाल में आपको दो स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट में कहता है कि असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि टैक्स नहीं देना है उसको भी पैन अलॉट कर सकता है। पहला स्टेटमेंट में कहता है कि असेसिंग ऑफिसर पैन अलॉट कर सकता है कुछ ही ऐसा व्यक्ति को जिसको कि टैक्स पेबल ही नहीं है। तो क्या ये सही है? तो जी ये सही है। कुछ प्रिस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शन के लिए असेसिंग ऑफिसर को एक पावर मिला है कि वो पैन अलॉट कर सकता है किसी भी पर्सन को, वेदर कि उसका टैक्स पेबल है या फिर नहीं है। तो आंसर रीड करते हैं। असेसिंग ऑफिसर मे हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अलॉट अ पेन टू एनी पर्सन वेदर एनी टैक्स इज पेबल बाय हिम और नॉट। So, the assessing officer may having regard to the nature of transaction as may be prescribed allot a pen to any person whether any tax is payable by him or not। अगला स्टेटमेंट में कहता है कि एचयूएफ का जो करता है वो अगर इंडिया से एब्सेंट है तो रिटर्न ऑफ इनकम कोई मेल मेंबर ही वेरीफाई कर सकता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एचयूएफ का करता अगर इंडिया से एब्सेंट है उस केस में रिटर्न ऑफ इनकम कोई मेल मेंबर ऑफ द फैमिली ही वेरीफाई करेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि भेदभाव कर रहा है यहाँ पर, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वेरीफाई कोई भी कर सकता है, वेदर मेल और फीमेल, बस एडल्ट मेंबर होना चाहिए। तो अगर एचयूएफ का कर्ता अब्सेंट है तो रिटर्न ऑफ इनकम कौन वेरीफाई कर सकता है? खाली मेल मेंबर? नहीं, एडल्ट मेंबर। अब वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि रिटर्न ऑफ लॉस क्या है। क्या लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा अगर हम लोग रिटर्न ऑफ लॉस फाइल नहीं करेंगे तो आंसर देखते हैं। सबसे पहले रिटर्न ऑफ लॉस क्या है? रिटर्न ऑफ लॉस इज द रिटर्न विच शो सर्टेन लॉसेस। देखिए, जिस तरह से हम लोग इनकम का रिटर्न फाइल कर रहे थे उसी तरह से हम लोग का लॉसेस का भी रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ताकि जो भी लॉस हम लोगों का हुआ है ओबीसी से उसका कैरी फॉरवर्ड मिल सके। ओबीसी का मतलब ओएमआरएच, बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस। कैपिटल गेन से जो लॉस होता है वो कैपिटल लॉस, बिजनेस से जो लॉस होता है वो बिजनेस लॉस, और ओएमआरएच मतलब ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। लॉसेस का भी रिटर्न फाइल करना पड़ता है हम लोगों को। क्यों? क्योंकि ओबीसी के केस में लॉस तभी कैरी फॉरवर्ड होता है जब रिटर्न टाइम से फाइल हो। ओबीसी का मतलब ओएमआरएच, बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस। ये लॉस तभी हम लोगों का कैरी फॉरवर्ड होता है जब हम लोग लॉस का रिटर्न फाइल करते हैं। तो अब आंसर को एक बार रीड कर लेते हैं। द रिटर्न ऑफ लॉस इज a रिटर्न विच shows certain losses. Section 80 provides that the losses specified therein cannot be carried forward unless such loss are determined in pursuance of return filed under the provision of Section 139(3). Section 139(3) states that to carry forward the losses specified, the return should be filed within the time specified in Section 139(1). Following losses are covered by Section 139(3): business loss, speculation business loss, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, कैपिटल गेन का लॉस, लॉस इनकर्ड इन द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। हावेवर दो लॉस ऐसे होते हैं जो कि एनीवे कैरी फॉरवर्ड होते हैं, भले ही हम लोग रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करें या नहीं करें। वो कौन से दो लॉस हैं जो कि एनीवे कैरी फॉरवर्ड होंगे? हाउस प्रॉपर्टी का और दूसरा अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन।
तो अगला पैराग्राफ में लिखा है कि हाउएवर लॉस फ्रॉम एचपी टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 71B एंड अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन टू बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न ऑफ लॉस हैज़ नॉट बीन फाइल्ड एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 139(3). अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, तो धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाएं और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एग्जाम में बिल्कुल अच्छा करके आएँ। हर हर महादेव।